एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर बीएस दादीज एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज के टॉपिक का नाम है जैव उर्वरक, जिसे आप जानते हैं इसे क्या कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, इसे इसके क्या कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर। आपने राइजोबियम का नाम सुना होगा, आपने एजोला का नाम सुना होगा, आपने माइकोराइजा सुना होगा, आपने एनाबिना सुना होगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है? माइक्रो बायो फर्टिलाइजर के। अब बायो फर्टिलाइजर होते क्या है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो ऐसे सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ। सूक्ष्म जीव आप किसको बोलते हो? सूक्ष्म जीव का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप सब जानते हो सूक्ष्म जीव किसे कहा जाता है। आप जानते हैं बैक्टीरिया को, कवक को, शैवाल को। बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ये सारे बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, इन सबको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लें कि बायो फर्टिलाइजर की परिभाषा क्या होगी, तो बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, उर्वरकता को बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, आप अगर आपसे पूछ ले कि बायो फर्टिलाइजर की परिभाषा क्या होगी, तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? मृदा की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवा कर। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे बायो फर्टिलाइजर पूछ लें तो बायो फर्टिलाइजर का मैंने बताया आपको। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देते हैं और उससे क्या करते हैं? पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, जब हम इसके बायो फर्टिलाइजर के वर्गीकरण की बात करते हैं, वर्गीकरण, जैव उर्वरकों का वर्गीकरण जब हम बात करते हैं, तो जैव उर्वरकों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं। आप याद रखिएगा, एक नाइट्रोजन और एक फास्फोरस। ये दो याद रखिएगा आप। एक होते हैं नाइट्रोजन और एक होते हैं फास्फोरस। ये दो मुख्य रूप से आप इसके उदाहरण याद रखिएगा, एक नाइट्रोजन वाले होते हैं और एक फास्फोरस वाले होते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। वो आपने नाम सुन रखे होंगे, एक को बोलते हैं सहजीवी और एक होते हैं असहजीवी। इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक, इसे कहा जाता है नॉन सिम्बायोटिक। नाम से पता लगता है सहजीवी का मतलब क्या होता है? जो साथ में सहयोग करते हैं। इसके उदाहरण भी बहुत सिंपल है। राइजोबियम सबसे महत्वपूर्ण, राइजोबियम, और दूसरा है अजोला। ये दो आप याद रखिएगा, ये दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे? ये जाएंगे सहजीवी वाली कैटेगरी में, राइजोबियम और एजोला। अब देखिए, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि इसके अलावा दूसरा कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, दूसरा है एसिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक। उसके भी दो भाग है, वायवीय और अवायवीय। इसके भी कितने भाग है? वायवीय और अवायवीय। इससे कहा जाता है एरोबिक और एनएरोबिक। वायवीय और अवायवीय, एरोबिक और एनएरोबिक। वायवीय का जो उदाहरण है वो है एजेटोबैक्टर। याद रखिएगा, इसका एग्जांपल है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। ये किसका एग्जांपल है? एरोबिक का एग्जांपल है। वायवीय का एजेटोबैक्टर बैक्टर। और अगर आपसे इसका पूछे अवायवीय का, तो उसका एग्जांपल भी आप याद रखिएगा। इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। तो देखिए, इस तरह से अगर आपको स्पेसिफिक बोले तो नाइट्रोजन के जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक सहजीवी होता है, एक असहजीवी होता है। सहजीवी का आपको एग्जांपल बताया मैंने, राइजोबियम मुख्य रूप से, और दूसरा एजोला। दूसरा आपको पूछा गया उसमें अवायवीय, असहजीवी के दो भाग है, वायवीय और अवायवीय।
वायवीय का आपने बताया एजेटोबैक्टर और इसका आपने बताया क्लोस्ट्रीडियम। ये तो कौन से वाले हो गए, सारे हमने पढ़े जो नाइट्रोजन के बारे में। अब देखिए फॉस्फोरस भी तो है, तो फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस वाले देखिएगा, फॉस्फोरस युक्त जैव उर्वरक की जब हम बात करें तो फॉस्फोरस युक्त जैव उर्वरक की जब हम तुलना करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो उसके भी दो प्रकार निकलते हैं, एक तो घुलनशील और एक अवशोषक। याद रखिएगा, एक घुलनशील और एक होता है अवशोषक, एब्जॉर्बर। घुलनशील और दूसरा होता है एब्जॉर्बर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषक। अगर आपसे ऐसा पूछने की फॉस्फोरस में जो डिजोल्व वाले होते हैं घुलनशील, वो कौन कौन से होते हैं, तो बेसिलस सबसे महत्वपूर्ण है, बेसिलस। और एक और नाम आपने सुना होगा, उसे कहा जाता है स्यूडोमोनास। बेसिलस और दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्यूडोमोनास। ये दोनों किसके उदाहरण है, घुलनशील वाले एग्जाम्पल है। अवशोषक का आपको पूछे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है VAM। आपने नाम सुना होगा, वेस्कुलर आर्बेसिकुलर माइकोराइजा। आप तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, VAM, याद रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछ लें, इसको वापस अगर आपसे डिवाइड करने का पूछ लें, तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमने प्रश्न बनता है वो बनता है किसके ऊपर, वो प्रश्न बनता है राइजोबियम के ऊपर। राइजोबियम के ऊपर प्रश्न बनता है कि राइजोबियम की बहुत सारी स्पीशीज है और उस पे प्रश्न क्या बनता है कि उसका संबंध किस फसल से है। तो देखिए अगर हम इस राइजोबियम को डिवाइड करें तो राइजोबियम के मैं यहाँ स्पीशीज लिख रहा हूँ और उसका संबंध किस फसल से है वो लिख रहा हूँ। राइजोबियम पे इसी टेबल से कितनी बार प्रश्न बना हुआ है, तो याद रखिएगा राइजोबियम की अलग अलग स्पीशीज है और उसके अलग अलग क्या होते हैं, फसलें होती है। तो हम उसके बारे में अगर चर्चा करना चाहें तो राइजोबियम की आप बहुत सी स्पीशीज जानते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछें तो राइजोबियम मेलिलोटाई आपने नाम सुना होगा। राइजोबियम सबके कॉमन चलेगा, तो राइजोबियम को शॉर्ट में लिख दिया, नाम लिखा मेलिलोटाई या मेलिलोटी, जो भी आप बोले, राइजोबियम मेलिलोटी। प्रश्न बनता है कि इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका संबंध रिचका और मेथी, इन दोनों से है। तो अगर प्रश्न पूछ रहे कि राइजोबियम मेलिलोटी का संबंध किससे है, तो आपके सामने उदाहरण दे रखा है रिचका और मेथी। अब देखिए राइजोबियम की दूसरी स्पीशीज है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये तो आपने सुना होगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। लेग्यूमिनोसोरम जो लेग्यूम से रिलेशन रखती है। लेग्यूम की सबसे मुख्य फसल कौन सी है, मटर। आप जानते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का संबंध किससे है, मटर से है। दूसरे देखिएगा राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम फेसियोली। एक और है राइजोबियम फेसियोली के बाद एक और है राइजोबियम ट्राइफोलाई, याद रखिएगा राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम फेसियोली और राइजोबियम ट्राइफोलाई, इनका अगर रिलेशन पूछें तो फेसियोली का संबंध याद रखेगा राजमा से और इसका है बरसीम से। इसका संबंध है राजमा से और इसका है बरसीम से। राइजोबियम ट्राइफोलाई का संबंध किससे है, बरसीम से है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर इसी में एक और पूछ ले आपको राइजोबियम जेपोनिकम, या ऊपर लिख रहा हूं मैं राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम का संबंध याद रखिएगा किससे है, सोयाबीन से है। राइजोबियम जेपोनिकम का संबंध किससे है, सोयाबीन से है। इस तरह से आपको इसके राइजोबियम के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछे तो ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला आप जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है, BGA आप जानते हैं, दूसरा एजोला ये भी आप जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला इसके बारे में आपको पता है। दूसरा मैंने आपसे बताया था असहजीवी के एग्जाम्पल बताए थे एजेटोबैक्टर और
एसिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये आपको बता रखा था। तो उसमें से आप याद रखिएगा, प्रश्न बनता है ये चीज, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, जो हमने बताया था अभी एजिटोबैक्टर, 3 बताए थे आपको एग्जाम्पल। एक बताया था एजेटोबैक्टर, दूसरा बताया था आपको एस्परजिलस, और तीसरा बताया था आपको क्लोस्ट्रीडियम। तो याद रखिएगा क्लोस्ट्रीडियम, और इसके ऊपर प्रश्न बनता है तो क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। प्रश्न क्या बनता है, एजेटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम पे प्रश्न ये बनता है कि एजेटोबैक्टर जो होता है वो वायवीय होता है, किस फसल में उपयोग में आता है, तो याद रखिएगा कपास और गेहूं, कपास और गेहूं, इनमें इनका उपयोग करते हैं एजेटोबैक्टर का। फिर प्रश्न बनता है तो क्लोस्ट्रीडियम किस में यूज करेंगे, तो क्लोस्ट्रीडियम का याद रखिएगा ये अवायवीय होता है, और मुख्य रूप से धान में यूज किया जाता है, ये अवायवीय होता है, अवायवीय होता है। और किस में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप, धान में होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अगर आपको पूछे एजोस्पाइरिलम, 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 इसका किस में उपयोग किया जाता है, एजोस्पाइरिलम का, एजोस्पाइरिलम सजीवी है, इसका उपयोग हम गन्ना और मक्का में करते हैं। याद रखिएगा मुख्य रूप से गन्ना और मक्का, इन दोनों के अंदर किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एजोस्पाइरिलम, ये याद रखिएगा। अच्छा, फास्फोरस की जब हमने बात करी थी, फास्फोरस की हमने जब बात करी थी तो उसके 3 उदाहरण याद रखिएगा, पीएसपी, पीएसएफ। फास्फोरस की जब हमने बात करी थी तो ये पहला याद रखिएगा पीएसबी, और दूसरा याद रखिएगा पीएसएफ। पीएस का मतलब होता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, फास्फोरस घुलनशील, बी का मतलब होता है बैक्टीरिया, और एफ का मतलब होता है फंगस। तो अगर आपसे पूछ ले कि फास्फोरस गोलक जीवाणु कौन कौन से हैं, तो आपको नाम बताए थे मैंने, बेसिलस, बेसिलस, और दूसरा बताया था स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया कैटेगरी में जाएंगे। नीचे दे रखा है फास्फोरस घुलनशील कवक, कवक के उदाहरण बताए थे आपको एस्परजिलस और पेनिसिलियम, याद रखिएगा एस्परजिलस। और अगर आपसे पूछ रहे एस्परजिलस के अलावा एक और उदाहरण बताई दी तो उसका आंसर है पेनिसिलियम। ये दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे, तो याद रखिएगा ये दोनों गए हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग कवक के रूप में, कवक। और यहाँ बी का मतलब होता है बैक्टीरिया। पीएस का मतलब तो आप जानते हैं फास्फोरस घुलनशील, नीचे भी पीएस का मतलब क्या होता है, फास्फोरस घुलनशील। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे एक और प्रश्न पूछ लें, माइकोराइजा क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके ऊपर, माइकोराइजा ये क्या होता है। माइकोराइजा में दो के बीच में सजीवन पाया जाता है, वो किस किस के बीच में होता है, तो याद रखिएगा वो कवक होता है और उच्च पादपों की जड़ें, याद रखिएगा कवक प्लस हायर प्लांट्स की रूट्स, उच्च पादपों की रूट्स के जड़, इनके बीच में एक सहजीवन पाया जाता है जिससे नाम क्या दिया गया, उसे कहा जाता है माइकोराइजा। ये आप जानते हैं। अगर आपको ये प्रश्न पूछे कि दलहनी फसलों में जड़ों का जो लाल रंग होता है, दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की जड़ों का रंग कैसा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग। और इस लाल रंग का रीजन पूछते हैं तो याद रखिएगा लेग हीमोग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद होना चाहिए आपको, लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, रेड कलर का होता है। जैसे हमने अभी बात करी थी पीएसपी पीएसएफ की, उसी में एक वर्ड आता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। ये जो हमने लिखा था पीएसएफ, इसी के साथ एक वर्ड आता पीएसए, ए का मतलब होता है एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी आप याद रखिएगा एक्टिनोमाइसिटीज। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है,
स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि फास्फोरस के घुलनशील के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको 3 प्रकार बताए, बैक्टीरिया वाला, कवक वाला और लास्ट वाला बताया मैंने आपको अभी किस तरह का प्रकार, एक्टिनोमाइसीटीज, और उसका एग्जांपल क्या है, स्टेनो स्टेप्टोमाइसीज। तो देखिए आज हमने इस तरह से जैव उर्वरक की सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि इसमें से प्रश्न हर एग्जाम में आता है, आगे भी आए तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।